नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस YouTube चैनल डॉक्टर देवेंद्र सेहरा शो पर स्वागत। आज हम अपना वो पुराना विषय सीबो पर सीरीज नंबर 2 पे बात कर रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ। मैंने पिछले वीडियो में इसके लक्षणों पर बात की थी और फ्रैंकली बिफोर मैंने इस टॉपिक पर रिसर्च की, मैं इसको सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट बैक्टीरियल ओवरग्रोथ बुलाता था, क्योंकि ये एक किस्म से सिंड्रोम होता है जो ज्यादा बैक्टीरिया के इकट्ठा होने से हो जाता है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारे सारे शरीर में हर जगह पर, आंख में, हमारे मुंह में, इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं और हमारे अप टू एनल रीजन और वेजाइना में इवन लेडीज के बैक्टीरिया होते हैं, और ये बैक्टीरिया एक सिम्बायोसिस का काम करते हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है और बिना बैक्टीरिया के हमारा जीवन संभव नहीं है। और ऐसा नहीं कि ये बैक्टीरिया हमसे फायदा नहीं लेते, जो हम खाते हैं वही अन्न, वही सब कुछ ये खाते हैं, और इसलिए इन बैक्टीरिया का हमारे शरीर के साथ क्या ताल्लुक है ये जानना बहुत जरूरी है। और समहाउ मॉडर्न मेडिसिन में इसके ऊपर अब तक इतनी बात नहीं हुई थी जितनी आजकल होनी शुरू हो गई है। तो सीबो में होता क्या है? इनएप्रोप्रिएट बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, यानी कि जितने बैक्टीरिया जहां होना चाहिए थे उससे ज्यादा होते हैं। हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है उनमें एक अलग सेट ऑफ बैक्टीरिया होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग सेट ऑफ बैक्टीरिया होता है। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया बहुत ज्यादा होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया बहुत कम होते हैं। जैसा हमने पिछली वीडियो में बात की थी, अगर किसी कारणवश हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाएं तो बॉडी का सिस्टम टॉपसी टर्वी हो जाता है, क्योंकि जो ये लार्ज इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया होते हैं ये फर्मेंट करके गैस बनाते हैं हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। और हम सब जानते हैं कि अगर गैस हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में बनती है तो कुदरत ने, नेचर ने एक उस गैस को निकलने का एपर्चर, एनस दिया हुआ है, जिसमें हम नीचे से गैस निकाल देते हैं। इसको अंग्रेजी में फार्ट कहते हैं और हिंदी में पार्ट कहते हैं, जिससे कि गैस निकल जाती है। और अगर यही चीज हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो, ऊपर जाकर हो जाता है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर, नीचे हो जाता है आइलोसीकल जंक्शन, तो गैस के निकलने का कोई तरीका ही नहीं है, ये गैस ऊपर नीचे होती रहती है। यही चीज है जिसको ये बेचारे पेशेंट जो इस बीमारी से सफर कर रहे होते हैं, जिसको हम सीबो बुलाते हैं, कि वो अपने पेट में हमेशा गैस की फीलिंग रखते हैं। खाने के बाद उनको गैस बनती है, ना ऊपर से निकल पाती है ना नीचे से निकल पाती है, और उनका पेट अपसेट रहता है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि ये बैक्टीरिया वहां रहकर जो हम खाना खा रहे हैं वो यही डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं, और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज आ जाती है ऐसे पेशेंट में। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज में आप ये सोचिए कि पेशेंट के जितने न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे माइक्रो मिनरल्स कह लीजिए, मिनरल्स कह लीजिए, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जैसे कॉपर है, मैंगनीज है, आयरन है, ये जिंक है, क्रोमियम है, इन सब की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। विटामिन हैं, इनकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। विटामिन जो फैट सॉल्युबल होते हैं, जिनके एब्जॉर्प्शन के लिए बाइल का रिएक्शन बहुत जरूरी होता है, एक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो एब्नॉर्मल होने से विटामिन ए की डेफिशिएंसी, डी की डेफिशिएंसी, बाकी विटामिन की डेफिशिएंसी बॉडी में आ जाती है, B12 की डेफिशिएंसी आ जाती है। तो विटामिन ए, विटामिन डी, इन सब के अपनी डेफिशिएंसी के इफेक्ट बदन में आना शुरू हो जाते हैं। पेशेंट में साइकेट्री चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, और ये बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइनल लाइनिंग में ऐसा असर कर सकते हैं कि यहाँ पर ये अपर्चर, पोर जो है, जो उनको खोल देते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी में एंटीजन्स घुस के एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करके ऑटोइम्यून डिसऑर्डर भी शुरू हो सकते हैं। और B12 डेफिशिएंसी के होने से हमारे ब्रेन पे भी असर हो सकता है। डेफिशिएंसी से जो ये डिप्रेशन है ये भी लोगों में आ सकता है। इसलिए सीबो को इग्नोर नहीं किया जा सकता, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि एक लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इससे सफर कर रही है। मैं तो कहूंगा कि इंडिया में मोर देन 50% to 75% लोगों को ये है, और
जो हम सो कॉल्ड आईबीएस कहते हैं, जो साइकोलॉजिकल बीमारी कहते हैं, वो भी असल में साइकोलॉजिकल बीमारी ना होकर इसी वजह से होती है। क्योंकि आईबीएस क्या है? इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। जब पेट अपसेट रहता है मरीज का, मरीज थक चुका होता है, आप उसकी सारी जांच कर लेते हैं, अपर जी एंडोस्कोपी कर लेते हैं, लोअर जी एंडोस्कोपी कर लेते हैं, सारे ब्लड टेस्ट करा लेते हैं और उसके इवन अल्ट्रासाउंड करा चुके होते हैं, सीटी स्कैन करा चुके होते हैं, कोई बीमारी नहीं मिलती। तो मेडिकल टर्मिनोलॉजी में इसको नेगेटिव डायग्नोसिस भी कहते हैं कि जब कोई बीमारी नहीं है तो आईबीएस है। लेकिन तब हमने ये डायग्नोज करके देखने की कोशिश नहीं की कि क्या पेशेंट को सीबो तो नहीं है। इसलिए सीबो की बहुत इंपॉर्टेंस है, जो हर सुनने वाले को समझ आनी चाहिए। और अगर आपका कोई रिलेशन है, कई बार आप ऐसा है, कोई आपकी रिलेशन है, आपके साथ बैठते उसके मुंह से बुरी स्मेल आती है, आप कहते हो भैया तू गार्गल्स कर ले, कोलगेट माउथ वॉश कर ले, लिस्ट्रीन कर ले, गार्गल्स कर ले, या कोई आपके साथ बैठ कर स्मेल छोड़ता रहता है। मुझे बात करते हुए याद आया कि 3 इडियट्स पिक्चर में जो पर्सन कॉमेडी कैरेक्टर है वो बार बार गैस छोड़ता था, तो वैसे पर्सन को सीबो हो सकता है। तो इसके मजाक बनाने का, उपहास बनाने का विषय नहीं है, इसका ट्रीटमेंट लेना बहुत जरूरी है। तो इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है? फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस हमारे देश में मैं तो इसको क्लिनिकली डायग्नोज करना उचित समझूंगा, बट आजकल एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का एरा है। इसके अंदर हमें डायग्नोज करने के लिए सांस में जो गैसेस सिक्रीट हो रही हैं उससे हम डायग्नोज कर सकते हैं। वो कैसे? कि देखिए, जैसे पेशेंट है, अगर उसके इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया है, आप उसको ग्लूकोज देते हैं, आप उसको लैक्टुलोज देते हैं, तो वो जाकर ग्लूकोज को, लैक्टुलोज को फर्मेंट करता है, उससे वो गैसेस प्रोड्यूस करता है। 3 किस्म की गैसेस मेन होती हैं, हाइड्रोजन, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड। जहां गैसेस हाइड्रोजन ज्यादा प्रोड्यूस होती है वहां पर लूज मोशन रखते हैं, और जहां पर मीथेन ज्यादा प्रोड्यूस होती है वहां पर कॉन्स्टिपेशन होती है। कई बार बैक्टीरिया आल्टरनेट, कई बार हाइड्रोजन ज्यादा बना रहे हैं, कई बार मीथेन ज्यादा बना रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को अल्टरनेटली डायरिया भी होता रहता है, कॉन्स्टिपेशन भी होती रहती है। तो इन गैसेस का एनालिसिस आप नीचे से निकले और आप उसको तो इन्वेस्टिगेट कर नहीं सकते। इनफैक्ट जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की थीसिस कर रहा था तो मेरे जो सुपरवाइजर हैं वो मजाक करने के लिए या एक ह्यूमन अंदाज में हर पेशेंट को ये थीसिस देने की बात करते थे कि नीचे से जो तुम गैस निकाल रहे हो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट देखेंगे कि हाइड्रोजन कितनी है, मीथेन कितनी है, और वो बेचारा स्टूडेंट 3-4 दिन लगा रहता था ढूंढने के लिए। खैर वो बात है 1981 की, 80 की। तो उस समय वो एवेन्यूज अवेलेबल नहीं थी, आजकल आ गई हैं। ये देखा गया है कि जो पेट में गैसेस बनती हैं इन बैक्टीरिया की वजह से वो ब्लड सिस्टम में एब्जॉर्ब होकर हमारे सांस से निकलती हैं। तो अगर हम ब्रेथ एनालाइज करके देखें, ऐसे पेशेंट्स को या तो ग्लूकोज दे या लैक्टुलोज दे, और हर 15 मिनट में 3-4 घंटे ब्रेथ को एनालाइज करके देखें, तो हम ये देख सकते हैं कि कितना अमाउंट हाइड्रोजन या मीथेन सांस में निकल रहा है। वो हमारे को इनडायरेक्ट एविडेंस देगा कि पेशेंट को सीबो कितना है। ये तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली मुझे आइडिया नहीं कि इंडिया में कहां कहां होता है, एटलीस्ट मैं ऐसे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के संपर्क में नहीं हूं, लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या है ये मेन बात है जिसके ऊपर आप सब लोग इंटरेस्टेड हैं और जिसके ऊपर मैं आपको अब बताता। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक लेमैन के लिए ये समझना बहुत आसान है कि सीबो क्या होता है। मान लीजिए 2 हॉल्स हैं, एक हॉल के अंदर मेडिटेशन वाले लोग बैठे हैं जो मेडिटेट कर रहे हैं 100 के करीब और पूरी शांति है, और दूसरे हॉल के अंदर कीर्तन करने वाले लोग बैठे हैं। दोनों जरूरी है, वो हो रहा है कीर्तन, लेकिन अगर कीर्तन करने वाले लोग मेडिटेशन करने वाले लोगों में मिल जाते हैं तो टॉप्सी टर्वी हो जाएगा। यही हाल हमारी इंटेस्टाइन में होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आप समझ लीजिए मेडिटेशन करने वाले बैक्टीरिया हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन में वो बैक्टीरिया है जो कीर्तन कर रहे हैं। अब आइयोसीकल जंक्शन से लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन में बैक्टीरिया चले जाए तो वहां पर जाकर वो जो खाना उनको मिल रहा है, स्टार्च मिल रही है, ग्रेन मिल रही है, शुगर मिल रही है, उसको फर्मेंट करना शुरू कर देंगे, गैस बनाएंगे जो ना ऊपर से निकल सकती है गैस पेट के रास्ते, ना नीचे से निकल सकती है, क्योंकि यहाँ कोई स्मॉल इंटेस्टाइन में एनएस तो है नहीं।
तो ये बात समझने की थी। इससे हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट पर। सबसे पहले तो ये जो बैक्टीरिया हमारे इंटेस्टाइन में है, ये क्या कर रहे हैं? ये हमारे न्यूट्रिएंट्स को कम कर रहे हैं, जिससे कि पर्सन के अंदर न्यूट्रिशन कम हो रहा है, एनीमिया हो सकता है, B12 की डेफिशिएंसी हो सकती है, जिंक, मैंगनीज, मैग्नीशियम, इन सब की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो ऐसे पेशेंट्स को एक मल्टीविटामिन जरूर देना चाहिए जो कम मात्रा में हो, जो पेशेंट की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ठीक कर सके। और ये अंधेरे में नहीं देना चाहिए, आप विटामिन डी का लेवल करके देख सकते हैं, एसेस करके देख सकते हैं। और उसके बाद, क्योंकि अगर फैट सॉल्युबल विटामिन बॉडी में ऐसे है निकलते नहीं है, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गया, विटामिन सी हो गया, ये एक्स्ट्रा इकट्ठे नहीं होते क्योंकि यूरिन में निकल जाते हैं। लेकिन अगर विटामिन डी पहले ही ज्यादा है तो आप मत दीजिए, अदरवाइज आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वगैरह को एक मल्टीविटामिन टैबलेट्स में, जिसमें सब कुछ मिला हो, पेशेंट को देना चाहिए आपको। मैं उचित समझूंगा कि हम ट्रीटमेंट को 3 या 4 पार्ट्स में डिवाइड करें। सबसे पहले तो हम बात करें एसिडिटी की। हमारे को पेशेंट की एसिडिटी कम नहीं करनी। कई लोग जो शौकिया रेनिडिन, डाइजीन, पेंटाप्राजोल, रेबिप्राजोल, लेंजोप्राजोल वगैरह लेते रहते हैं, उनको नहीं लेने चाहिए। ये जब रियल इंडिकेशन हो तभी लेने चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो हमारे को स्टमक के एसिड को पूरा बनने देना है, और अगर कम बन रहा है तो वो बढ़ाना है। हाँ, मैं दोबारा बोल दूं कि अगर सीबो है, अगर स्टमक के एसिड की क्वांटिटी को बढ़ाएंगे तो सीबो करेक्ट होने में ज्यादा फायदा होगा, जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था। और अब मैं दोबारा बता दूं कि जो एसिड है ये हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, ये बैक्टीरिया को खत्म करता है। तो इसमें हमने कम करता है, किल करता है अननेसेसरी बैक्टीरिया को जो हमारे फूड प्रोडक्ट से जाते हैं। तो हमारे को स्टमक की एसिडिटी को बढ़ाना है, ये पहला स्टेप है। आप नोट डाउन कर लीजिए अगर आप करना चाहते हैं। आप कैसे बढ़ाएंगे? एक कुदरती आता है एप्पल सीडर विनेगर, जो सेब का सिरका कह लो, जो सेब को फर्मेंट करके बनता है। ये एसिडिक होता है और ये काफी ज्यादा एसिडिक होता है। अगर आप ये पर्सन को रोज 15 ml सुबह और रात को पीने को देंगे पानी में मिलाकर, तो उसका काफी हद तक फायदा इस तरीके से होगा कि उसके स्टमक से ज्यादा एसिड उसके इंटेस्टाइन में जाएगा, और जो खराब बैक्टीरिया है जो कुदरत चाहती है वो मर जाए। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट का पार्ट हो गया एप्पल सीडर विनेगर देना। फिर दूसरा स्टेप ये होता है कि आप हमारे उस पेशेंट की इंटेस्टाइनल मोटिलिटी को बढ़ाना। जैसे मैंने पिछली बार आपको बताया था कि हमारी इंटेस्टाइन को रिजिड पाइप तो है नहीं, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में ऐसे 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 चलती है। जिस तरीके से आप केशवे को देखेंगे, बारिश के बाद जो निकला होता है वो चलता है तो पाइप की तरह नहीं चलता, वो कर्षिक करता है, फिर खुलता है, फिर कर्षिक। हमारी आंख भी ऐसी चलती है। तो हमारे को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाना है। इसको आप कैसे बढ़ाएंगे? हाइड्रेशन खूब रखनी है और वॉक करनी है। बहुत टाइम से, सदियों से ये कहा जा रहा है कि वॉक करो, आपका डाइजेशन ठीक होगा। वो ऐसे ठीक होगा कि आपकी पेरिस्टाल्टिक मोटिलिटी बढ़ जाएगी। और तीसरा, क्या नहीं करना, आपको एंटीबायोटिक नहीं लेना, जो हमारे मॉडर्न मेडिसिन के हैं, क्योंकि उससे टेम्परेरी तो आप ठीक हो जाएंगे लेकिन फिर दिक्कत आ जाएगी। जैसे रिफैक्सिमिन है, हमारी मॉडर्न मेडिसिन में सजेस्ट किया जाता है बहुत ज्यादा लो। मेट्रोडाजोल है, ये आप ले लो। इन सबको आप ट्राई करके देख लो, पेशेंट कुछ दिन तक तो ठीक हो जाएगा, लेकिन बेसिक कॉज तो ठीक हुआ नहीं, वो फिर आ जाएगा। फिर प्रोबायोटिक भी नहीं ले। जब ऑलरेडी बैक्टीरिया ज्यादा है इंटेस्टाइन में, आप प्रोबायोटिक देके उनका पॉपुलेशन और बढ़ा रहे हैं, तो प्रोबायोटिक लेने का क्या फायदा है? तो फिर आप सोचेंगे करें क्या। हमारे को पेट में जो अननेसेसरी सीबो में बैक्टीरिया बने हुए हैं जो हमें तंग कर रहे हैं, हमें उनको मारना है और बिना बॉडी को नुकसान करे। पहला स्टेप तो हो गया एसिड बढ़ाना है, जिसके लिए एप्पल सीडर विनेगर ले लिया। दूसरा ये है
इंटेस्टिनल मोटिलिटी बढ़ाने के लिए और एसिडिटी के नुकसान ना हो, पानी खूब पीना है। और तीसरा जो हम इसमें कर सकते हैं, हमने पेशेंट को एसिडिटी बढ़ानी है एप्पल साइडर विनेगर से, हमने पानी खूब पिलाना है, हमने पेशेंट को कहना है तुम वॉक खूब करो, और हमने एंटीबायोटिक अवॉइड करने हैं, हमने प्रोबायोटिक अवॉइड करने हैं। तो करना क्या है, हमने हर्बल एंटीबायोटिक देने हैं, यानी कि जड़ी बूटों वाले हमारे जो इंडियन आयुर्वेद में एंटीबायोटिक कहे जाते हैं वो देने हैं। अब आप पूछेंगे वो क्या है? आप लहसुन जो है सुबह 2 उसकी फाक पेशेंट को कहिए कि वो ले ले और साथ में पानी पी ले, और उसके साथ आप पेशेंट को कहिए कि वो एप्पल साइडर विनेगर ले ले, फिर खूब पानी पीकर दिन में खूब वॉक करें, और इसके बाद आप देखेंगे कि फर्क पड़ेगा। कुछ स्टडीज हुई हैं और जो बहुत प्रैक्टिकल भी हैं, जो इंडियन सेटअप में शायद इतनी चल ना पाए, वो है कि आप ग्रेन्स को, स्टार्च को बिल्कुल बंद कर दीजिए। यानी कि आप ये जो स्टार्चेज होती हैं, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये अल्टीमेटली शुगर में ब्रेक डाउन होते हैं, और शुगर जो है वो बैक्टीरिया का स्टेपल डाइट है, जिससे कि बैक्टीरिया और ज्यादा गैस बनाते हैं और दिक्कत देते हैं। अगर पेशेंट 2-3 महीने के लिए गेहूं, स्टार्च बिल्कुल बंद कर दे, राइस बिल्कुल बंद कर दे, तो काफी हद तक उसका सीबो ठीक हो चुका है। जो रियल रिकमेंडेड डाइट वेस्ट में है कार्निवोर डाइट, यानी कि नथिंग टू ईट एक्सेप्ट नॉन वेजिटेरियन। और उनका मानना है कि ह्यूमन बीइंग पिछले 3 मिलियन ईयर से नॉन वेजिटेरियन खाना खा रही हैं, और आर्कटिक वगैरह पे रहने वाले लोग सिर्फ फिश खाते हैं और उनका पेट खराब नहीं होता। तो अगर ये संभव है, लेकिन मेरे को इसके बारे में कोई तजर्बा नहीं है, मेरी ड्यूटी है जो इंटरनेशनल चल रहा है वो सारी स्टडीज में आपको बताऊं। लेकिन एक ये मत भी है कि पेशेंट को प्योर कार्निवोर डाइट दी जाए। तो मैं अगला वीडियो ऐसे कौन कौन से गट मोटिलिटी बढ़िया करने के लिए एडिबल प्रोडक्ट्स हैं इस पर बनाऊंगा। मेरा आज के लिए बस इतना ही, और मैं चाहता हूं कि अगर आपको मेरे इस तरीके के अपडेट कुछ सीखने को देते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको कुछ भी नया मिला तो इसको लाइक कर दीजिए। थैंक यू।